हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू जीटी चेकलिस्ट। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड तक तो आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की जीटी क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले जीटी में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट आता है वो है एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर, जिसमें जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको एक एफिडेविट देता है कि वो आपको आपकी स्टडी एंड लिविंग एक्सपेंसेस के लिए स्पॉन्सर करेगा। इसके अलावा आपको अपने स्पॉन्सर्स की नेशनल आईडी कार्ड, यानी कि अगर आप इंडिया से फाइल लॉन्च करें तो आधार कार्ड की कॉपीज देनी होती हैं। और जो इसमें एक और डॉक्यूमेंट होता है वो होता है नेम वेरिएशन डॉक्यूमेंट। अगर जो आपके स्पॉन्सर हैं यानी कि पेरेंट्स या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके नेम में अगर कोई वेरिएशन है तो आप एक नेम एफिडेविट भी बना सकते हैं उनका। नाउ विल मूव ऑन टू इनकम डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर स्पॉन्सर। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके जो इनकम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें सबसे पहले आ जाते हैं सैलरीड पर्सन, यानी कि अगर जो आपके पेरेंट्स जो आपको स्पॉन्सर करने जा रहे हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें आता है फॉर्म 16, जो कि आपका इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद उनके एम्प्लॉई आईडी कार्ड्स लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आप उनकी कोई वर्क लेटर लगा सकते हो जिससे प्रूफ हो जाए कि वो इस जॉब डेजिग्नेशन पे है। इसके बाद जो आपको अटैच करना होता है वो होता है 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट्स और सैलरी स्लिप। इसके बाद वो कैटेगरी आ जाती है जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस है उनका, तो इसमें आप उनकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा उनके पर्सनल अकाउंट की 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप उनके 2 साल की आईटीआर लगा सकते हैं और इसके अलावा आपको उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के प्रूफ्स भी लगाने होते हैं। और इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है एग्रीकल्चर वाली, जिनके जो स्पॉन्सर हैं वो उनकी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, तो उसमें भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगाने ही लगाने हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स होगी या आईटीआर होगी, या जिनके पास आईटीआर नहीं है वो उनका एग्रीकल्चर इनकम का सर्टिफिकेट साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि अगर उनको कोई पेंशन आ रही है अकाउंट में, तो आप उनके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको उनका जो है पेंशन का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं उन एप्लीकेंट्स की जो मैरिड हैं और अपने साथ साथ अपने स्पाउस का वीजा भी अप्लाई करना चाहते हैं या अपने बच्चों का वीजा भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले हम स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको अपने स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स में अपने स्पाउस का पासपोर्ट अटैच करना होता है, उनके एकेडमिक्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि उनकी बैचलर डिग्री जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्पाउस की। इसके अलावा आपको उनके भी इनकम के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं या उनकी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। जो उनके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनका बिजनेस है या उनकी जॉब है, और आप सेम कैटेगरी के हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं जैसे हमने पहले स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट्स बताए थे। इसके अलावा आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, और अगर आपके किड्स हैं एंड वो ओवर 5 इयर्स हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल से उनकी लेटर ऑफ ऑफर लेनी होती है और उनके भी पासपोर्ट से अटैच करने होते हैं साथ में। नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर जीटी रिक्वायरमेंट्स। जीटी में जो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें जो भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं उसमें जो आपका बैंक बैलेंस है वो एटलीस्ट 90 डेज ओल्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड करना होता है वो होता है बैंक ऑफिशियल्स की डिटेल्स, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके बैंक मैनेजर या जो भी बैंक का ऑफिशियल है उसकी ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर मांगती हैं ताकि वो जो आपके फंड्स हैं उसको वेरीफाई कर सकें डायरेक्ट फ्रॉम द बैंक। मोरओवर आप बैंक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो सारे बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स एंड स्टेटमेंट्स पे आपको बैंक से स्टैंप लगवानी होती है और बैंक मैनेजर के या किसी बैंक ऑफिशियल के साइन करवाने होते हैं। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की। अगर आपके स्पॉन्सर के फिक्स डिपॉजिट्स आप अटैच कर रहे हैं तो एटलीस्ट 90 डेज ओल्ड होने चाहिए, यानी कि 3 महीने पुराने होने चाहिए। अगर वो 3 महीने से कम पुराने हैं तो आपको उसका जो है सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करना होता है। नाउ मूविंग ऑन टू एजुकेशन लोन। जो बच्चे अपना एजुकेशन लोन के साथ वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताएंगे। सबसे पहले जो लोन है, लोन शुड बी सैंक्शन इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली। इसके अलावा टाइप ऑफ एजुकेशन लोन, उस पर प्रॉपरली जस्टिफाई होना चाहिए कि ये जो आप लोन ले रहे हैं वो एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस के पर्पसेस के लिए ही है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर उस पर एक्सेप्टेबल है वो पेरेंट्स ही हैं। उस पर जो अमाउंट भी लोन का मेंशन होना चाहिए और जो पर्पस ऑफ लोन भी मेंशन होना चाहिए कि ये एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि पहले बता चुके हैं। और इस पर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स की डिटेल भी होनी चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आप क्या कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपना एजुकेशन लोन अप्लाई करते हो और उसके बदले में जो भी आप कोलैटरल में अपनी प्रॉपर्टी रखते हो वो प्रॉपर्टी जो है केवल पेरेंट्स के नाम पे ही होनी चाहिए।
किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो एजुकेशन लोन वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी गोल्ड लोन या एग्रीकल्चर लोन वैलिड नहीं है। इसके अलावा अगर आपने एफडीआर यानी कि एफडी के अगेंस्ट अपना लोन लिया है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपको अपने सैंक्शन लोन अमाउंट से अपने सेविंग अकाउंट या जो भी अप्रूव्ड अकाउंट है उसमें डिस्बर्स करानी जरूरी होती है। हो सकता है गाइस कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, बट 90% ऑफ यूनिवर्सिटीज की सेम रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जिनके स्पॉन्सर जो है वो जॉब कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना ईपीएफ जीपीएफ यूज करना चाहते हैं फॉर योर एजुकेशन पर्पज, तो जो आपका ईपीएफ या जीपीएफ है आपको वो विड्रॉ करवाना होगा उन अपने सेविंग अकाउंट में और आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप रिसेंटली भी अपना जीपीएफ विड्रॉ करवाते हो अपने पेरेंट्स के सेविंग अकाउंट में तो वो यूनिवर्सिटीज उसको वैलिड मानती हैं। सो अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। सो सबसे पहले जो की पॉइंट आता है वो होता है कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनकी जो इनकम है 8 से 10 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो 70 to 75% उनके फंड्स होने चाहिए। ओनली 20 to 30% जो फंड्स हैं आपके अंकल आंट्स या अदर रिलेटिव्स के हो सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो 70 to 75% फंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स के ही होने चाहिए। इसके अलावा गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन और होम लोन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप शो करना चाहते हो कि आपको किसी ने मनी जो है गिफ्ट की हुई है, गिफ्टेड मनी भी नहीं चलेगी। और अगर आपके जो आपने रिसेंटली कोई गोल्ड सेल किया है तो आपने बड़ी ट्रांजैक्शन दिखाई है कि आपने 7-8 लाख का गोल्ड सेल करके ये पैसे डलवाए हैं, वो भी वैलिड नहीं है, उसको भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। सोर्स ऑफ फंड्स के लिए अगर आपने कोई रिसेंटली प्रॉपर्टी सेल की है तो अगर आपके पास उसकी कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर डीड है, सेल डीड है, तो आप उसको एज ए सोर्स ऑफ फंड्स एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो उसको दिखा सकते हो अपने recent funds में भी। So guys, I hope कि this video will help all the students who want to apply Australian study visa, and this video will definitely help to clear your GT very smoothly. So इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अपडेटेड वीडियोस मिल सकें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं।